हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी जो कि आपका दिया गया है ना मॉडल वर्कबुक विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जिसके अंतर्गत दोस्तों ये हिंदी जो बुक आपका है, इसका पेज नंबर आज देखेंगे 55 से लेकर के आपका पेज नंबर 55 से लेकर के आपको 58 तक, जो कि जिसमें से हमारा सभी लघु उत्तरीय प्रश्न जितना भी होगा, ए टू जेड आपको इस वीडियो में हल कराया जाएगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको दिखाई देता हूँ कि कहाँ तक आपको बताया जाएगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। 1 मिनट रुक जाइएगा आप सभी। देखिए यहाँ पर 19 हो गया, एक है 24, बस यहीं तक आपको दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? 1 से लेकर के 24 तक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपका दिया गया है कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को सही उत्तर लिखना है। इस तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है? तो उत्तर लिखिएगा, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है, जो हमारे मन में स्थित है, ठीक है? आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है कि कवित्री का घर। आप लोग देखिएगा अपने बुक में दूसरा क्वेश्चन यही दिया है और मैं इसका उत्तर इस तरीके से आपको सभी का उत्तर इसी तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो दूसरा जो क्वेश्चन दिया है उत्तर लिखना है कि घर जाने की चाह का तात्पर्य है कि कवित्री इस संसार सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है। वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर हैं। किससे दोस्तों? तो ईश्वर से, ठीक है? आइए दोस्तों अब देखेंगे प्रश्न 3 जैसा कि आपका दिया गया है कि हथकरियों को गहना क्यों कहा गया है? तो मेरे दोस्त लिखना है कि गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं। इनसे पहनने वाले की शोभा बढ़ती है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा एवं शोभा हथकड़ियों से बढ़ती है। देश की आजादी के लिए हथकड़ियां पहन पहनना गौरव की बात होती है। इसीलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? हथकड़ियों को गहना। नंबर 4 में ऐसा कि कहा है कि किस किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों की गई है? तो लिखना है कि अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली अंधकार की तरह काली अर्थात अन्यायपूर्ण है। क्या है दोस्तों? अन्यायपूर्ण, ठीक है? आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में फिर पूछा गया हमसे कि कोयल की कूक सुनकर कवि कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या था? तो लिखिए कि कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया इंतजार नहीं किया, ठीक है? आइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 में हमसे पूछा गया कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो दोस्तों उत्तर हुआ कि कवि को कोयल से ईर्ष्या का कारण उसकी स्वतंत्रता है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है। फिर आगे लिखना है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है, कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना कभी अपराध है। रोना भी क्या है दोस्तों? तो अपराध है, ठीक है? आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 7 में पूछा गया है कवि पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा? हरता जन मन
तो मेरे दोस्त लिखना है कि कवि का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है, वह अत्यंत मनमोहक है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है, इसीलिए कवि ने गांव को हरता जन मन कहा। क्या कहा है दोस्तों? हरता जन मन कहा। आइए प्रश्न 8 में हमसे पूछा गया है, गांव का मरकत डिब्बे या खुला क्यों कहा गया? गांव का मरकत डिब्बे सा खुला। तो मेरे दोस्त हो जाएगा मरकत, यानी पन्ना नामक रत्न के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे या खुला कहा गया। मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। ठीक है। तो आइए दोस्तों अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 में, जैसा कि कहा गया है कि लता लता ने बादल रूपी मेहमान मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो मेरे दोस्त उत्तर हो जाएगा कि लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा, क्योंकि वह मेघ यानी बादल के देर से आने के कारण अर्थात वर्षा होने के कारण व्याकुल हो रही थी और संकोच से उसके सामने नहीं आ रही थी। किससे दोस्तों? तो संकोच से उसके सामने नहीं आ रही थी। अब चलिए दोस्तों प्रश्न 10 में कहा गया है कि अरहर और सनई के खेल कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं? मेरे दोस्त अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंग न्यू यानी करधनी के समान दिखाई देते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों प्रश्न 11 में कहा है कि कवि कवि रसखान के भाव सौंदर्य की दो विशेषता लिखिए। कम से कम दो विशेषता। तो चलिए, कवि रसखान के काव्य में प्रेम और अनुभूति का संगम है। कवि रसखान ने भक्ति, श्रृंगार एवं शांत रस प्रधान काव्य की रचना की है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उत्तर लिखिएगा। आइए मेरे दोस्त अब कहा कि कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषता लिखी। क्योंकि तो कबीरदास के शिल्प सौंदर्य लिखिए। कबीरदास की भाषा सघु ककरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि कबीर के दोहों में शांत रस एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 13 में कहा है छायावाद छायावाद के बारे में लिखिए। तो जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो छायावाद है। उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं छायावाद। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता लिखिए, विशेषताएं लिखिए। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम झलकता है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में प्रगतिवादी विचारधारा का स्वर दिखाई देता है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको उत आंसर नोट करना है। फिर कहा कि नई कविता की प्रमुख दो विशेषता लिखिए। तो आइए लिखना आपको कि नई कविता की विशेषता। पहला पॉइंट है क्षणवाद को महत्व। इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना है। बिंब, इस काल में कवियों ने नए बिंबों की खोज की। क्या किए दोस्तों? तो नए नए बिंबों की खोज। आइए प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। तो 16 में पूछा गया कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? तो मेरे दोस्त भक्ति काल में समाज के कल्याण के लिए साहित्य रचना हुई है। कबीर, जायसी,
सूर, तुलसी आदि सभी कवियों ने लोक मंगलकारी साहित्य लिखा है। इसलिए उस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। हिंदी साहित्य का क्या कहलाता है? तो स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है? आइए दोस्तों, अब यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति काल की शाखाओं, धाराओं का परिचय दीजिए। तो भक्ति काल का काव्य 4 धाराओं में विभाजित है। इसके अंतर्गत दोस्तों पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। पहला पॉइंट, ज्ञान मार्गी काव्य धारा। देखिए यहाँ पर कबीरदास का है। प्रेम मार्गी काव्य धारा तो मलिक मोहम्मद जायसी का है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा सूरदास जी का है। फिर राम भक्ति काव्य धारा यह हमारा होगा तुलसी जी का। ठीक है? आइए 18 में कहा है कि भक्ति भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचनाओं को लिखिए। तो भक्ति काल के कवि हो गया सूरदास और इनकी जो रचना है वो सूर सागर साहित्य लहरी और सुरसा सुरसारा बोली। इस तरीके से इनकी जो रचना है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है? और एक और लिखना है दोस्तों, 2 कवि का नाम कहा गया था लिखने, तो दूसरा हो जाएगा तुलसीदास। इनकी जो रचना है रामचरितमानस, कवितावली, हनुमान चालीसा और दोहावली, ये सभी जो लिखे हैं वो हो गए तुलसीदास जी ने ही लिखे थे। ठीक है? चलिए छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता। तो छायावाद की विशेषता, व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता। इतना हो गया। उसके लिए दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि प्रकृति का मानवीकरण। तो इसके बारे में लिखना मेरे दोस्त कि प्रकृति पर मानव जीवन का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावाद की क्या दोस्तों एक प्रमुख विशेषता। चलिए दोस्तों प्रश्न 20 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नई कविता के कवि और यहाँ पे ये दिया हमारा रचना। तो रघुवीर सहाय, तो हंसो हंसो जल्दी हंसो। भवानी प्रसाद मिश्र जो थे वो गीत फरोश लिखे थे। गीत फरोश। हुँ। उसमें देखिए अब यहाँ पर कहा है प्रश्न 21 में कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बाँटा गया है? नाम एवं समय सीमा लिखिए। समय सीमा। तो मेरे दोस्त पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बाँटा गया है। 4 कालों में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि काल विभाजन और समय सीमा भी लिखना है। आदि काल और वीर गाथा का, तो आपको ये लिखना है। भक्ति काल में आपको ये हो गया। रीति काल आपका ये है। आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से अभी तक ये लगातार चलता आ रहा है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कहा गया था कि पद्य साहित्य के इतिहास को, तो ये देखिए और संवत के अनुसार काल विभाजन आपको 2 दिया गया है दोस्तों, हालाँकि चाहे तो आप इतना भी लिख लीजिए, इतना भी लिख कर के छोड़ सकते हो, ठीक है? अगर आपकी बुक में ज़्यादा जगह नहीं दिया है, तो इतना ही आपको नोट करके छोड़ देना, नीचे वाला आपको नहीं लिखना है, ठीक है? अगर आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की 2 विशेषताएँ लिखिए। तो चलिए पहली विशेषता हो जाएगा यहाँ पर कि माखनलाल चतुर्वेदी ने वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखी है। वीर रस से परिपूर्ण। दूसरा पॉइंट, उनकी रचनाओं में खरी बोली तथा तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। तत्सम तद्भव शब्दों का। आइए मेरे दोस्तों अब देखेंगे नंबर 23 जो दिया क्वेश्चन नंबर 23 है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की विशेषता लिखिए। आखिर इनकी विशेषता क्या है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य
सौंदर्य की विशेषताएँ विशेषताएँ तो देखिए उत्तर उत्तर लिखना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएँ में ग्रामीण लोक जीवन की प्रधानता रही है। मतलब प्रधानता का मतलब होता है कि मुख्य रूप से जो दिखाया गया है वो वही है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट आपका ये रहेगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं में प्राचीन संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आइए मेरे दोस्तों कहा कि राजेश राजेश जोशी की 4 रचनाएँ लिखिए। तो 4 रचना तो राजेश जोशी की 4 रचना पहला, मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे फिर, नेपथ्य में हँसी, 2 पंक्तियों के बीच 2 पंक्तियों के बीच। इस तरीके से आपको 4 रचनाएँ लिखना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मैंने बहुत ही अच्छी प्रकार से बताने का प्रयास किया था ताकि आप लोगों को कहीं पर दिक्कत ना हो सके। बहुत ही सरल तरीके से और आपको मैं बताई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को से जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों को हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने पहले बताया था कि 58 तक आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। मैंने अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दिया। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर से